दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द होल सिलेबस और ये अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता होता है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये आज का टॉपिक है। माइकलसन को इसको बहुत सारे लोग मिचेल्सन भी बोलते होते हैं, तो दोनों तरीके से आपके जहन में होना चाहिए। 1881 में एल्बर्ट ए माइकलसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उसने एक्सपेरिमेंट में वो ये माइकलसन और मोरले दो मिलके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो ये चेक करना चाह रहे थे कि अर्थ की एक इमेजनरी है कंपाउंड मौजूद है जिसको हम ईथर कहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। उस ईथर के अंदर अर्थ की वेलोसिटी क्या है, इसके लिए उन्होंने एक डिवाइस इंटरफेरोमीटर को डिवाइस किया और असल में 1881 में तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया था, लेकिन वो उस तरह से इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सके थे। लेकिन ये बेस बन गया एक डिवाइस के बनाने में, जो कि 1887 में डिवाइस इन्वेंट हुई, प्रॉपरली उसको डिज़ाइन को एक्सेप्ट किया गया और मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स हुए और उनकी मज़ीद मॉडिफिकेशंस इस इंटरफेरोमीटर की डिवाइस में होना शुरू हो गया। पहला जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसमें हम कुछ लोग उसको फ़ेल कहते हैं, लेकिन उसको फ़ेल नहीं कहना चाहिए क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट अगले मज़ीद एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट की बेस बनता है। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम वो लाइट की इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को ऑब्ज़र्व नहीं कर सके थे। टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी या उनके जहन में या जो भी मेथडोलॉजी थी वो डिफरेंट थी। तो उन्होंने ये सोचा कि एक ख़ास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अर्थ का जो लाइट की जो स्पीड है ना वो सेम रहती है, इसलिए उसमें चेंज ही नहीं आता, इसलिए कोई फ्रिंज चेंज या कोई चीज़ पैटर्न चेंज नहीं होता। लेकिन लेटर ये बात प्रूव हुई कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल है और उससे मज़ीद एडवांसमेंट होने शुरू हो गई। तो हम देखते हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ an instrument that can be used to measure distance with extremely high precision. extremely high precision और इसमें जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो यूज़ होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको यूजेस बता देती हूँ, फिर वर्किंग हम करेंगे क्योंकि हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो उसकी और या उसकी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो ऑप्टिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, लेंसेज और प्रिज्म की टेस्टिंग में। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इंडेक्सेस को रिफ्रैक्शन इंडेक्सेस को यूज़ करने के लिए, चेक करने के लिए। फिर माइक्रोटोपोग्राफिक्स में भी मुख्तलिफ सर्फेसिस की डिटेल्स और थिकनेसेस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे भी डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा, साइजेस इन्वॉल्व होंगे, लेंथ्स इन्वॉल्व होंगी। दे आर आल्सो यूज्ड टू मेजर एवरीथिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वेरिएशन ऑन द सर्फेस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड द एनॉर्मस एक्सपेंसेस ऑफ गैस एंड डस्ट इन द यूनिवर्स। ठीक हो गया। फिर ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। डायमीटर ऑफ स्टार्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। फिर जो असल चीज़ इनकी थी, जो बेसिक इनका पर्पस था जिसके लिए बनाया गया, टू डिटेक्ट द वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू द ईथर इन द ईथर। तो ये चीज़ें इसकी कुछ बेसिक हैं। और अगर आप इनकी लिस्ट लेना चाहें तो बहुत ही लंबी लिस्ट होगी इनमें से हर चीज़ को, लेकिन ये ओवरऑल हमने जनरल एक लिस्ट देती है, उस लिस्ट के अंदर से मुख्तलिफ डिटेल्स और भी होती रहती हैं। अब हम इसकी ये देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन ये होता है जी, सबसे पहले आपको इसकी डायग्राम में नज़र आएगा जी, एक सोर्स है, लाइट सोर्स है। हमने पिछले इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स को जब भी डिस्कस किया तो उसमें हमने पॉइंट सोर्स लिया। पॉइंट सोर्स का मतलब लिमिटेड लाइट। यहाँ पर पॉइंट नहीं है, एक एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है जिससे एक से ज़्यादा लाइट बीम्स हम तस्वर करेंगे। दूसरा है M1 एक मूवेबल मिरर है, M2 एक फिक्स्ड मिरर है। तीसरा है एक G1 ग्लास प्लेट है जिसको हम सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट कहेंगे। और ये होगा क्या, ये एक पार्शल रिफ्लेक्टर है। इसके आधी सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और आधी सरफेस ट्रांसमिटिंग है। ये उसमें से ट्रांसमिट करके निकल जाता है और आधे से रिफ्लेक्ट होगा, कोई चीज़ नहीं निकलेगी। ठीक है। G2 एक प्लेट है कंपनसेटरी। हम अपना जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसके कुछ पहले हाफ में G2 प्लेट को इग्नोर कर देंगे और बाकी हाफ में हम G2 को कंक्लूड करेंगे, उसको इंक्लूड करके अपने एक्सपेरिमेंट का पार्ट लेंगे। जिस पार्ट में हमने इसको पार्ट नहीं लेना स्टार्टिंग में, वो मैंने नोट्स के ऊपर भी लिख दिया। वर्किंग के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने लिखा निगलेक्ट G2 फॉर सम टाइम। ठीक है। और ये असल में कंपनसेटरी प्लेट है। ये मैं अभी इसका मकसद बता देती हूँ कि एक
प्लेट ग्लास प्लेट लगाने से जो बीम है ना हमारी, असल में हम दो बीम्स को एक बीम के आने को जब वो स्प्लिट टच करेगी G1 को, तो वो दो बीम्स में डिवाइड हो जाएगी। एक बीम रिफ्लेक्ट होकर M1 की तरफ जाएगी और एक बीम रिफ्लेक्ट होकर M2 की तरफ जाएगी। तो जब ये M1 और M2 से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी ना ऑब्जर्वर तक आने के लिए, तो दोनों के अंदर एक ना पाथ डिफरेंस, टाइम डिले भी हो जाएगा। तो उन दोनों के पाथ डिफरेंस या टाइम डिले को इक्वल करने के लिए हम G2 की प्लेट कंपनसेटरी प्लेट लगाते हैं। पाथ डिफरेंस इसलिए होगा कि जो एक बीम 1 है वो पहले G1 से गुजरेगी, M1 में जाएगी, M1 से वापस आएगी, फिर रिफ्रैक्ट होगी, फिर इधर मोड़ जाएगी। इसको 3 पाथ से गुजरना पड़ेगा। जबकि जो बीम 2 है वो सीधी जाएगी स्ट्रेट, एक दफ़ा रिफ्रैक्शन होगी, फिर रिफ्लेक्शन होगी दूसरी दफ़ा, और सीधा वो आ जाएगी रिफ्लेक्ट होकर। उसने किसी तीसरे मीडियम में से दोबारा गुजरना नहीं है, तो स्ट्रेट की वजह से वो जल्दी पहुंचेगी। तो ये इन दोनों के पाथ्स को इक्वल करने के लिए कंपनसेटरी प्लेट लगाई जाती है। और तीसरा लास्ट जो होगा वो ऑब्जर्विंग टेलीस्कोप होगी। टेलीस्कोप इसलिए है ताकि हम उसमें ना हर जो आपकी डार्क और लाइट फ्रिंजेस है ना, उनका डिस्टेंस और उनकी शिफ्ट, उनके मूव होने को डिस्कस ऑब्ज़र्व कर सकें। तो ये फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज शिफ्ट को चेक करने के लिए, वरना आम आँख से भी हम फ्रिंजेस देख सकते हैं, लेकिन चूँकि मामला है डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, लेंस को चेक करने का, तो आपने टेलीस्कोप ली जिसके ऊपर वो जो एक ग्रेडियंट होगा, वो लाइन होगी बीच में, वो आपको बता रही होगी कि फ्रिंज कितनी शिफ्ट हुई है, पूरी शिफ्ट हुई है, हाफ शिफ्ट हुई है, चेंज आया है कि नहीं आया। ठीक हो गया। अब हम आते हैं जी वर्किंग ऑफ इंटरफेरोमीटर में। पहले मैंने आपको बता दिया कि वी विल निगलेक्ट G2 फॉर सम टाइम। ठीक है। अब सबसे पहले आपने पॉइंट बाय पॉइंट लेना है। ठीक है। एक बीम है जो सीधी सोर्स से निकल रही है, वो G1 को टच कर रही है। जब वो G1 को टच करेगी तो वो दो बीम्स में स्प्लिट हो जाएगी, बीम 1 और बीम 2। बीम 1 जो है वो M1 की तरफ चली जाएगी और बीम 2 जो है वो सीधी M2 की तरफ चली जाएगी। ठीक होगी, इतनी बात समझ आ गई। बीम 1 रिफ्लेक्ट होके M1 की तरफ जा रही है, जबकि बीम 2 सीधी ट्रांसमिट हो रही है उसमें से गुजर के। ठीक हो गया। अब अगला जो हम देखते हैं कि ये दोनों बीम्स चली गई, जब ये दोनों जाके टच करेंगी M1 को और M2 को, तो इन्होंने वापस अपने ही पाथ को मुड़ना है, वापस मुड़ना है। द रिफ्लेक्टेड बीम 1 विल गो टू M1 कवरिंग L1 डिस्टेंस, और जो एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू G1। ठीक है। मिरर में आपको पता है एक साइड पॉलिश्ड होती है, एक रिफ्लेक्टिंग होती है। तो ये M1 को टच करके वापस G1 की तरफ आएगी, और फिर ये G1 में से गुजरेगी, रिफ्रैक्ट होगी, और वो फिर रिफ्रैक्ट क्योंकि वो ग्लास में आ रही है ना, लाइट एयर में से ग्लास में जाएगी, डिफरेंस ऑफ मीडियम्स होगा, तो रिफ्रैक्शन होगी और वो ऑब्जर्वर की तरफ आ जाएगी। ठीक होगी। आपने बीम 1 को देख लिया, पाथ उसका डिस्कस देख लिया। अब हम बीम 2 की तरफ जाते हैं। बीम 2 जो सीधी M2 की तरफ ट्रांसमिट हुई थी, ये M2 को टच करके वापस आएगी। अभी G2 को भूल जाएं। अब ये M2 को टच करके सीधी G1 पे आई है, L2 डिफरेंस कवर करके डिफरेंस। ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि इसने पॉलिश सरफेस को टच करना है, नॉन पॉलिश सरफेस को टच नहीं करना। पॉलिश्ड सरफेस को टच किया और रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर की तरफ आ गया, रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है ना। जबकि पहले वाले में वो रिफ्रैक्ट हुई थी क्योंकि वो इन टू द ग्लास गुजरी थी और G1 के, और फिर गुजर के ऑब्जर्वर की तरफ गई थी। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गया। एक प्रॉब्लम क्या है जी, दोनों रेज जब ऑब्जर्वर के पास पहुँचेंगी तो दोनों में पाथ डिफरेंस या टाइम डिले आ जाएगा, एक साथ नहीं पहुँचेंगी। तो फ्रिंज पैटर्न भी डिफरेंट होगा, हमें एक पर्टिकुलर फ्रिंज पैटर्न नहीं मिलेगा जिस तरह हमें चाहिए होता है, क्योंकि बीम 1 जो है 2 दफ़ा रिफ्लेक्ट हुई है, 1 दफ़ा रिफ्रैक्ट हुई है, 3 पाथ से गुजरी है। बीम 2 जो है वो 1 दफ़ा रिफ्लेक्ट हुई थी G1 से, फिर वो रिफ्लेक्ट हुई थी M1 से, और फिर वो रिफ्लेक्ट ही हुई थी G1 से, और वो सीधी जाके ऑब्जर्वर तक पहुंच गई थी। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है जो टाइम डिले या डिस्टेंस पाथ डिले आ रहा है? अब आप G2 को सोचें। अब हमने G2 भी लगा दिया।
इस सॉल्यूशन का हल ही, इस प्रॉब्लम का हल ही G2 के लगाने से था। हम ये चाह रहे थे कि जो डिले हो रहा है ना बीम 2 में, वो इक्वल हो जाए, टाइम दोनों का सेम पाथ हो जाए, सेम टाइम हो जाए। अब हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिले ऑफ द सेकेंड ग्लास प्लेट, एक कंपनसेटरी प्लेट लगा दी हमने। आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय M2 द बीम 2 विल एंटर G2। अब इस कंपनसेटरी प्लेट में पहले एंटर होगी, रिफ्रैक्शन होगी, नाउ इट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय G1 of the polished surface of the G1 and then it will go to the observer। ठीक है, now both these beams will reach the observer at the same time। वर्किंग कंप्लीट हो गई है। ठीक, कंपनसेटर इक्वलाइजेज द पाथ लेंथ एंड टाइम डिले। ये हमारे प्रॉब्लम का सलूशन था। ठीक हो गया, यहाँ तक तो आपने वर्किंग देख ली। अब हम ये देखते हैं कि इसका जो काम था वो काम क्या था, हमने ये इतनी बड़ी डिवाइस को बनाया क्यों है, इस डिवाइस की इन्वेंशन का मतलब क्या है, और M1 की इम्पोर्टेंस क्या है। M1 की इम्पोर्टेंस इसलिए है जी, M1 मूवेबल था और M2 जो था वो फिक्स्ड था। जो मूवेबल है ना, इसको जब आप जैसे जैसे आगे या पीछे मूव करते हैं ना, फ्रिंज का पैटर्न चेंज होता है। तो फ्रिंज का पैटर्न जैसे ही चेंज होगा तो हमें पता चलेगा कितनी फ्रिंजेस आगे या कितनी फ्रिंजेस पीछे गई हैं, तो हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम ये करने लगे हैं कि आपने इनको कैलकुलेशन क्या करनी है, फॉर्मूला कैसे बनेगा। कैलकुलेशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द M1 बाय ऑब्जर्विंग फ्रिंजेस। अब फ्रिंजेस को देख के आप देखेंगे कि मिरर ने कितना मूव किया। फ्रिंजेस से डिस्टेंस नहीं पता चलता, फ्रिंज हेल्प करती है मिरर की मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, बाय मूविंग द M1 वी ऑब्जर्व दैट ईच ब्राइट फ्रिंज इज रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज, और विच मीन्स दैट देयर इज़ अ शिफ्ट, फ्रिंज शिफ्ट। यानी आप जब देखते हो ना टेलीस्कोप में, तो एक फ्रिंज की जगह दूसरी फ्रिंज आ जाती है, तो इसका मतलब है फ्रिंज शिफ्ट हो रही है। एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरी ब्राइट फ्रिंज का मतलब है एक फ्रिंज शिफ्ट पूरी। एक डार्क फ्रिंज से दूसरे डार्क का मतलब वन पूरी फ्रिंज, वन फ्रिंज गुजरने का मतलब है वन वेवलेंथ, एक पूरी वेव गुजर गई। और अगर आप एक ब्राइट और एक डार्क तक पहुंचते हैं, ब्राइट से गुजर के डार्क तक, तो फिर हाफ फ्रिंज होगी। ठीक है, हाफ वेवलेंथ। नाउ रिमेंबर दैट if we observe one fringe shift on observer's telescope, it means that mirror has only moved half lambda। आगे ना डिफरेंट बात, अगर एक पूरी वेव आपको फ्रिंज पैटर्न पे नज़र आ रही है शिफ्ट होती हुई, तो मिरर ने आधा वेवलेंथ मूव किया था। क्यों? अब आप ये देखें, मिरर ने जब शिफ्ट हुआ तो मिरर की मूवमेंट को आपने इस तरह देखना है कि जो बीम गई थी ना, वो पहले गई आधा वेवलेंथ, फिर टकरा के वापस आई आधा वेवलेंथ। ठीक है, आधा जाने का वेवलेंथ, आधा आने का वेवलेंथ, तो पूरी वेव बन गई। ठीक, जबकि मिरर तो आधा ही वेवलेंथ आगे गया था। तो आपने हमेशा इन दोनों का कंपैरिजन ये रखना है कि वन फ्रिंज शिफ्ट से मिरर हाफ वेवलेंथ गुजरेगा, टू फ्रिंज शिफ्ट से मिरर वन वेवलेंथ गुजरेगा, तो दोनों में डबल का फ़र्क आ गया। ठीक है, यानी वेवलेंथ जितनी भी आपने शिफ्ट देखनी है, उसकी हाफ वेवलेंथ जो है, उससे हाफ जो है मिरर ने मूव करना है। तो अब हमारी ये कैलकुलेशन ये हो जाएगी, सो वन फ्रिंज शिफ्ट मीन्स हाफ लैम्डा फॉरवर्ड मोशन ऑफ बीम एंड हाफ लैम्डा वाइल कमिंग बैक। ठीक है, मिरर हैज़ मूव्ड ओनली हाफ लैम्डा, मैंने अभी समझा दिया। दो फ्रिंज शिफ्ट मीन्स मिरर हैज़ मूव्ड वन लैम्डा। ये एक पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला में हम देखते हैं कि L इज़ द डिस्टेंस मूव बाय मिरर। हमने फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस मिरर ने कितना मूव किया, तो L इज़ इक्वल टू M लैम्डा बाय 2। M जो है वो देखनी है कितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई है, M इज़ द फ्रिंज शिफ्ट, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, जबकि लैम्डा इज़ द वेवलेंथ। ठीक हो गया, ये एक फार्मूला आ गया। इस फार्मूले से पहले आपने ये जो मैं पैराग्राफ्स आपको दिखा रही हूँ ना, ये पैराग्राफ्स आपने लिख के फिर ये फार्मूला लिखना है। हमारा तो एक्सप्लेनेशन है ना इसमें, बेशक आप मेरे बाकी सारे पॉइंट्स लिख लें इसी तरह, लेकिन ये बीच में एक दो पैराग्राफ्स को आप ज़रूर लिखिएगा, फिर ये फार्मूला लिखिएगा। अब आगे हम ये कैलकुलेट करने लगे कि चलो जी, यूज़ भी कर लिया, कंस्ट्रक्शन हो गई, यूजेज होगी, लैम्डा कैसे होता है, मिरर कितना मूव किया। अब हम ये देखते हैं कि कैसे एक किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप ये सोचें, देखें,
एक स्क्रीन है, स्क्रीन के आगे मिरर लगा हुआ है, दोनों जुड़े जुड़े लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ की लेंथ या डायमीटर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करें, स्क्रीन से मिरर को थोड़ा आगे करें, बीच में घुसा दें उस ऑब्जेक्ट को। जितना मिरर आगे जाएगा ना उस चीज़ की जगह बनाने के लिए, उतना डिस्टेंस आप फ्रेंच शिफ्ट से चेक कर लें तो वो अच्छा। अब ये इंटरफेरोमीटर के अंदर ही हम ये देखते हैं कि स्मॉलेस्ट शिफ्ट क्या पॉसिबल हो सकती है, कितनी कौन सी शिफ्ट ऐसी है जो स्मॉलेस्ट है, जो पॉसिबल है। तो जो स्मॉलेस्ट शिफ्ट पॉसिबल है ना, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर सकता है, वो होती है जी हाफ लेमडा। हाफ लेमडा का मतलब एक ब्राइट फ्रिंज से आप डार्क फ्रिंज तक पहुंच जाए, ठीक है। एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट तक तो 1 लैम्डा हो गया ना। एक ब्राइट से दूसरे फर्स्ट ब्राइट से फर्स्ट डार्क फ्रिंज तक आपका हाफ लैम्डा होता है। यही वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट शिफ्ट है जो ऑब्जर्व की जा सकती है। लास्ट हमारे जो टॉपिक आ जाता है वो जी थी लीस्ट काउंट ऑफ द इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर सबसे छोटी क्या रीडिंग ले सकता है, इसके लिए भी हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। वो ऐसे है कि जो स्मॉलेस्ट लैम्डा पॉसिबल है ना, वो हमारी ब्लू लाइट का लैम्डा है, विच इज़ 400 नैनोमीटर्स, ठीक हो गया। अब 400 नैनोमीटर्स अगर ये है तो फार्मूला हमारा 1 इज़ इक्वल टू L इज़ इक्वल टू एम लेमडा बाई 2। तो m की जगह पे आपने डाल देना है हाफ। स्मॉलेस्ट शिफ्ट हमने बताई थी ना, हाफ होती है, तो सबसे छोटी शिफ्ट हाफ है, तो आपने m की जगह हाफ डाल दिया, लेमडा की जगह 400 डाल दिया, जो स्मॉलेस्ट ब्लू लाइट की वेवलेंथ थी। तो फिर डिवाइडेड बाय 2, तो ये डिवाइड करके कटिंग करेंगे ना तो 100 नैनोमीटर बनती है। तो इसका मतलब है लीस्ट काउंट जो है वो 100 नैनोमीटर है हमारे इंटरफेरोमीटर का। यहीं पर एक नया जो यूजेज थी वो सबसे मैंने पहले नहीं बताई थी, और वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यूजेज है। हमने इंटरफेरोमीटर की मदद से ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मीटर भी कैलकुलेट कर ली है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मीटर यह कि मीटर की डेफिनेशंस बार बार बहुत सी मौक़ों पे चेंज हुई हैं। तो अब इन्होंने क्या किया है, स्पीड ऑफ लाइट से, वेवलेंथ ऑफ लाइट से मीटर की लेंथ को प्रिसाइजली जोड़ लिया है, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ तो चेंज नहीं होती। तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 155,316.5 वेवलेंथ ऑफ रेड कैडमियम लाइट, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारा कंक्लूड हो गया ये टॉपिक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप पूछ सकते।